बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। सुनो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस वीक का जनाब आखिरी शो है और जुमे का दिन है। जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये दिन आपका बड़ा ही बेहतरीन गुजरे जनाब जी। मैं हूँ उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है हमेशा की तरह मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और वाकई जी आज जुमतुल मुबारक है, बाबरकत दिन है। दुआ है आप खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और हमारा प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। नाज़रीन, हाईलाइट्स की तरफ आ जाएं तो आज के प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है क्विकली आपको बता देते हैं। क्या बांग्लादेश की जेनजी की खुशियाँ वापस लौटेंगी? इंतखाबात के नताइज क्या पैगाम दे रहे हैं, इस पर बात होगी। जिक्र होगा बिजली के बिलों में उस नए डाके का जहां बिजली इस्तेमाल करें या ना करें फिक्स्ड चार्जेस के नाम से एक नया बम गिरा दिया गया है। PSL ऑक्शन में कौन सा खिलाड़ी कितने में बिका, उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और इसके साथ साथ सेहत के हवाले से बात करेंगे। अहम सेगमेंट होगा जी प्रोग्राम में। और क्या स्टंट लगने के बाद ज़िंदगी वाकई मामूल पर आ जाती है। इसके साथ साथ मैदे की जो गैस है और तेज़ाबियत है किसी बड़े जानी ख़तरे की अलामत तो नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक की आमद है तो इस्तक़बाल रमज़ान की सुन्नत नबवी क्या है ये भी जानेंगे। और अजीम हस्ती माँ को खिराज अक़ीदत भी पेश करने के लिए प्रोग्राम में खुसूसी सेगमेंट है। तो सुनो और टीवी प्रोडक्शन की इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ताज़ा पेशकश है आज हमारे सुनो पाकिस्तान का हिस्सा भी बनेगी। इट्स एन ऑनर फॉर अस। यस, तो ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जी हमारे प्रोग्राम में होने वाला है। तो 2 घंटे आपने कहीं नहीं जाना, अपनी कुर्सियों पर, सीटों पर, सोफों पर आ जाते हैं अपने सबसे पहले और अहम मौजू की तरफ। जनाब, बांग्लादेश में आपको पता है गुज़श्ता रोज 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश के मुताबिक टर्नआउट 48% के आसपास रहा और दहाइयों के बाद बैलेट पेपर पर ना तो अवामी लीग का निशान कश्ती था और ना ही पोलिंग स्टेशन पर हसीना वाजिद का साया था। और इसके बगैर जनाब ये इंतखाबात हुए और बड़े ज़बरदस्त इंतखाबात। और मुकाबला जी 2 बड़ी सियासी कुव्वतों में है। एक तरफ तारिक रहमान की BNP है और जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान है जो नौजवानों को इनकलाब का हीरो कहकर अपनी तरफ खींचते रहे। इन इंतखाबात के बाद बांग्लादेश मुस्तहकम होगा या नई सियासी जंग शुरू हो जाएगी? इंतखाबात की कवरेज के लिए बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ी सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताएं कि आपने बांग्लादेश के इंतखाबी अमल को करीब से देखा है, क्या मुशाहिदा है आपका, कैसा रहा जो एक्सपीरियंस है, पोलिंग का दिन कैसा रहा, ये सारी बातें हमसे शेयर करें जी। जी बहुत शुक्रिया। ये इलेक्शन कैंपेन एक लिहाज से मुनफरिद भी थी क्योंकि काफी अरसे बाद यहाँ पर इस मुल्क के अंदर वायलेंस के बगैर इलेक्शन हुए हैं। जो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें कुछ बम हमले एक आध जगह पे हुए हैं, दस्ती बम के। फिर एक आध जगह पे कोई उम्मीदवार धक्कम पेल में जो है वो गिर गए हैं और उनके सर पे चोट आई है। लेकिन अमूमी तौर पर ये जो 2 महीने की इलेक्शन कैंपेन थी ये पुरअमन गुजरी है। और अगर 6 से 7 हलाकतों की बात की जा रही है जो रिपोर्टेड हैं और ये बिल्कुल अफसोसनाक भी है, लेकिन चूंकि हम ये देख चुके हैं कि 1.5 साल पहले 1.5-2 साल पहले जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे उनमें तकरीबन 400 से 500 के करीब अनऑफिशियल नंबर है जो लोग मारे गए थे। तो जब उस नंबर से इस इलेक्शन कैंपेन के नंबर को मवाजना किया जाता है तो ये नंबर वाकई कम है। और अमूमी तौर पर दोनों जो इंतखाबी अलायंसेस थे, एक जमात इस्लामी का और एक BNP का, दोनों ने कल तक इलेक्शन की मुहिम को, वोटिंग प्रोसेस को बेहतर करार दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि जी इस हवाले से अगर हम इनको कहें कि जी कुछ अनवांटेड तो इंसिडेंट हुए हैं, बट ओवरऑल एक कंट्रोवर्सी फ्री और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इनको कहा जा सकता है। और फिर अगली बात उन्होंने वोटों की गिनती के हवाले से की कि रात को क्या होना चाहिए। तो अमूमी तौर पे तो ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि 15 साल बाद एक ऐसे इलेक्शन हुए हैं कि जिसके अंदर इंतहाई पुरसुकून अंदाज। बिल्कुल निज़ामी साहब, ये इन्हें कहा जा सकता है अमूमी तौर पर कि बड़े पुरअमन इंतखाबात थे और माहौल जो है वो ठीक रहा पोलिंग के दिन भी। लेकिन अगर अब हम उम्मीदवारों की तरफ आ जाएं तो BNP के तारिक रहमान हैं और जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान, 2 मुखालिफ इत्तेहाद की क़यादत ये कर रहे हैं। आपको कौन सी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही?
जी बिल्कुल, ये यहाँ पर पाकिस्तान की तरह रात को ही वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाता है और पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी रात के रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। दोनों पार्टीज जहां जहां पे जीत रही होती हैं वो अनाउंस कर रही होती है कि हम लीड कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के जो संजीदा लोग हैं वो यही कहते हैं कि आप वक्त का इंतजार करें ताकि रिजल्ट्स का जो एक पैटर्न है वो वाजे हो सके। तो रात को तो बड़ी यहाँ पर चहमगोइयां अफवाहें चलती रही कि जमात इस्लामी जीत गई, बीएनपी जीत गई, लेकिन जी। बीएनपी के जो इलेक्शन कमेटी के लोग हैं उनसे भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज के दिन फर्स्ट हाफ में हम आपको क्लैरिटी से बता सकेंगे कि एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है। तो अभी जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं उसके अंदर जो बीएनपी का अलायंस है वो लीड कर रहा है और उनकी जो जमात इस्लामी से लीड है उसमें तकरीबन कोई 50 से 60 नशिस्तों का फर्क मौजूद है। सही। तो ये फर्क अगर इसी तरह कायम रहता है तो फिर यकीनन जो तारिक रहमान है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और उनकी जो पार्टी है वो हुकूमत में आएगी। अभी तक आज चूंकि जुमा है तो जुमे की नमाज के बाद दोनों जमातों की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी। एग्जैक्ट किसी को कोई रिजर्वेशंस हैं, तहफुजात हैं तो वो बताए जाएंगे या फिर नताइज को तस्लीम किया जाएगा। तो ये जुमे की नमाज के बाद तक इस चीज को मॉनिटर किया जाएगा कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स अच्छा माजिद साहब, नौजवान वोटर यानी कि जेनजी की अगर हम बात करें जिन्होंने हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा है, उनकी तरफ से पोलिंग डे पर कैसा जोशो खरोश आपको नजर आया और जेनजी ने रिवायती जमातों बीएनपी या जमात इस्लामी को वोट दिया या उनका झुकाव नेशनल सिटीजन पार्टी की तरफ रहा? जी, यहाँ पर नेशनल सिटीजन पार्टी चूंकि जमात इस्लामी के साथ अलायंस में है और उस अलायंस में 30 सीटें उन्हें दी गई और बाकी जगहों पे उन्होंने फिर जमात इस्लामी के अलायंस की हमायत की। दूसरी जानिब बीएनपी का मामला इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि उनकी भी यूथ से, एनसीपी से बात हुई, लेकिन हैरानकुन तौर पर बीएनपी ने उन्हें को अच्छा नंबर ऑफर नहीं किया था सीट्स का, जिसकी वजह से उन्हें फिर जमात इस्लामी की तरफ जाना पड़ा और इत्तेहाद करना पड़ा। तो शायद बीएनपी पहले भी इस हवाले से कॉन्फिडेंस थी कि इंतखाबी सियासत एक अलग मामला हो सकता है, यूथ का जो किरदार है या उनके जो मुजाहरे हैं उनकी बुनियाद पर इलेक्शन में आना एक डिफरेंट चीज हो सकती है। तो इस वजह से जो अमूमी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटल मीडिया पे जो एक्टिविटी थी उसमें तो बिल्कुल एनसीपी और जमात इस्लामी अपने अलायंस की वजह से लीड कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो जोशो खरोश है उसके अंदर डेफिनेटली बीएनपी का हिस्सा भी था। अच्छा निज़ामी साहब, आप हल्कों की सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं। बांग्लादेश में कैसी सियासी तकसीम है? किन इलाकों में आप देख रहे हैं कि बड़ा टफ कंपटीशन होना है और नताइज जो हैं वो सरप्राइजिंग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बरक्स यहाँ पर उस तरह से दही और शहरी सियासत की तकसीम नहीं है ओवरऑल। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि जी ढाका सिटी जो है चूंकि एक अर्बन एरिया है और चिटागोंग, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ढाका और ढाका की जो एक डिस्ट्रिक्ट है और जो डिवीजन है ढाका की वो लीड करती है। ये अमूमी तौर पे नहीं होता कि जी जो ढाका जीत जाए वो बांग्लादेश में हार जाए और जो बांग्लादेश में जीत जाए वो ढाका में हार जाए, तो अमूमन इनका रिजल्ट सेम रहता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि यहाँ पर ये कबीले की, जात बरादरी की, जिस तरह पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जी पॉलिटिक्स होती है धड़े की, वो भी नहीं है। तो अमूमी तौर पर यहाँ पर पार्टीज का वोट होता है। तीसरी जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर हिंदू वोटर भी है। अच्छा। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू यहाँ पे रहते हैं, तो उनके वोट भी तकरीबन 50 से 60 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें मैटर करते हैं और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो हिंदू कैंडिडेट भी अनाउंस करना पड़ता है पार्टीज को, लेकिन उसके अलावा भी जो मार्जिन्स हैं उसके अंदर 50 एक सीटें हैं जिसमें हिंदू वोट भी जो है वो इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। अच्छा माजिद साहब, इन इंतखाबात में रेफरेंडम के लिए भी वोटिंग हुई है, आप बांग्लादेश के जवानों से भी मिले होंगे, कैसी तब्दीली चाहते हैं वो, और डॉक्टर यूनुस की कारकर्दगी से अवाम कितनी मुतमईन नजर आ रही है? जी बिल्कुल, एक जो नुक्ता गुज़िश्ता सवाल में रह गया था वो ये कि यहाँ पर एक बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं
पाकिस्तान की तरह उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में तो जिसका दिल करे वो इलेक्शन के पेपर्स जमा करा देता है, यहाँ पर अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं तो आपको 1% वोटर्स की हमायत का सबूत इलेक्शन से पहले देना होगा। उनके साइन, उनके नाम, उनके नंबर्स आपको देने होंगे, उसके बाद आप इलेक्शन में जा सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, ताकि आपकी संजीदगी जाहिर हो कि अगर आप इंडिपेंडेंट आ रहे हैं तो क्या आपके पास वाकई अवाम की हमायत है या नहीं है। तो ये भी इस इलेक्शन को मुनफिज बनाता है। जो रेफरेंडम का मामला है उसके अंदर ये बात दुरुस्त है कि ये रिफॉर्म्स की बात की गई है और इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस कमीशन बनाया गया था बांग्लादेश में, जिसने पार्लियामान से लेकर पुलिस, अदलिया और बाकी इदारों के अंदर जो रिफॉर्म्स है वो सजेस्ट की थी। लेकिन चूंकि ये एक बड़ी बात थी, इसके अंदर आइन में तब्दीलियां करनी थी, तो इस सारे मामले को नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया गया था और इसी बुनियाद पर रेफरेंडम करवाया गया है। बिल्कुल, ये फैसला हुआ था कि मुंतखब अवामी हुकूमत ही ये फैसला करेगी अवाम के वोटों से। निज़ामी साहब, अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कोई जमात ऐसी पोजीशन में है कि वो अकेली 151 का जादुई हिंसा जो है वो हासिल कर ले और हुकूमत बना ले बगैर किसी इत्तेहाद के, बगैर किसी बैसाखियों के, या ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होगा। सर्वेज में तो एक बड़ी डिफरेंट पिक्चर आ रही थी कि जिसमें कहा गया कि ये बहुत क्लोज कंटेस्ट होगा, लेकिन इसमें हमारे सामने एक मिसाल इंडिया की भी थी कि इंडिया की कई स्टेट्स में पिछले 2 से 4 साल में ऐसे बहुत से इंतखाबी सर्वे आए जो बाद में गलत साबित हुए और जो पॉलिटिकल पार्टी जीत रही थी उसकी विक्ट्री जो है वो बड़ी क्लियर थी। तो ये एक पॉइंट बिल्कुल मेरे जहन में था कि क्या यहाँ पर जिस तरह से क्लोज कंटेस्ट दिखाया जा रहा है, क्या वाकई सर्वेस के हिसाब से रिजल्ट आएगा या एक सिंपल मेजॉरिटी बन सकती है। तो अभी तक का जो मंजरनामा है उसमें ऐसे लग रहा है कि बीएनपी सिंगल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकती है। अच्छा माजिद साहब, लास्टली बताइएगा, हसीना वाजिद के जाने के बाद हमने देखा भारत का नया बांग्लादेश में असर रसूख तकरीबन खत्म हो चुका है। नई हुकूमत चाहे बीएनपी हो या जमात इस्लामी के इत्तेहाद की हो, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कैसी बड़ी तब्दीलियां देख रहे हैं आप? जी, यहाँ पर जितने भी इंतखाबी उम्मीदवार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान और उनके जो ओहदेदार हैं, उनसे हमारी जो बात हुई है उसमें वो बिल्कुल पॉजिटिव है, बड़े ओपन है पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया से उनकी शिकायत जरूर है कि उनका एक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर वो एक चीज जरूर इंश्योर करते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किए बगैर या उसको ओवर ड्यू किए बगैर जो भी ताल्लुकात होंगे, वो चाइना हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हम वो बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंडिया के लिए उनका जरा थोड़ा सा मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि पिछले 15 साल में शेख हसीना को चूंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, तो इंडिया से उनकी शिकायत तो है, लेकिन फिर भी वो एक वर्किंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। इवन जमात इस्लामी के अमीर से जब सहाफियों ने पूछा इंडिया के हवाले से, तो उन्होंने बड़ा मुहतात अंदाज में जवाब दिया कि जी हमारा वो नियरेस्ट नेबर है और अगर कोई मेहमान आएगा तो हम उसका एक मेहमानदारी के उसूलों के तहत ही इस्तकबाल करेंगे। तो ये एक सोच मौजूद है, लेकिन वो हमेशा ये बात साथ जरूर करते हैं कि ऐसा इन्फ्लुएंस ना हो कि जो हमारी आइडेंटिटी को, हमारी शनाख्त को, हमारे मुल्क की हैसियत को मुतासिर करे। यानी बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखें, हमें कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपके वक्त का, और यकीनन मुकम्मल नताइज भी आना बाकी हैं। और बीएनपी के हवाले से लग रहा है कि जनाब 151 का जादुई हिंसा जो है वो हासिल कर लेगी और वो हुकूमत बना सकती है बगैर किसी इत्तेहाद के, क्योंकि देखा जाए तो जनाब जो जमात 151 सीटें जीतेगी वही हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगी और नताइज आने का सिलसिला जारी है। जो नताइज आते जाएंगे हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। अभी आपको बताते हैं कि जनाब सदियों में कुछ आवाज़ें ऐसी आती हैं जो सिर्फ कानों तक ही नहीं बल्कि रूह में भी उतर जाती हैं। एक ऐसी ही आवाज़, एक ऐसा ही लहजा जिसने उर्दू ज़बान को वक़ार बख्शा, आज उसकी हमें शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। आज 13 फरवरी का दिन है और आज हम उस अजीम इंसान की 3री बरसी मना रहे हैं जिसने फैसलाबाद की गलियों से निकलकर लंदन की रॉयल अकेडमी और फिर हॉलीवुड के पर्दे तक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ज़िया मुहय्यिद्दीन साहब सिर्फ एक नाम नहीं थे बल्कि वो एक इदारा थे। जब बोलते थे तो वक्त थम जाता था, अल्फाज उनके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते थे।
और आप देखिए कि आज की जो नौजवान नस्ल है, जो जेनजी है, जी। आप देखें वो हम इंस्टा के ऊपर, किसी भी आप सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं, तो आपको कोई भी उनकी आवाज़ का जो है ऐसे ही है। उसमें ऑरा जो है, कोई शायरी है या वो कोई बात कर रहे हैं, तो जनाब वो अपनी वीडियो के ऊपर इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। हर रील में आप देखेंगे दूसरी पोस्ट में आपको जी, यही आवाज़ जी, नजर आएगी, बिल्कुल। और ऐसी आवाज़ है आप एक बार सुनते हैं और दिल करता है बस फिर क्या सुनते बात जाएं। है। बिल्कुल सही कहा आपने उज़ैर। और उनका वो ख़ास अंदाज गुफ्तगू जो आज हमारे कानों में गूंजता है, 1962 की लॉरेंस ऑफ अरेबिया हो या फिर PIA आर्ट्स अकेडमी की सरबराही, ज़िया साहब ने जिस काम को हाथ लगाया उससे अमर कर दिया, और हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें सितारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ जैसे बड़े एजाज़ात से नवाजा। मगर उनका असल एजाज़ मोहब्बत है, जो आज भी हर उर्दू बोलने वाले के दिल में उनके लिए मौजूद है। और 92 साल की भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद वो हमसे बिछड़ तो गए, लेकिन जो नपातुला लहजा उनका, लफ्ज़ों की दुरुस्त अदायगी और वो मखसूस जो पॉज लेते हैं वो बहुत ही शानदार और हमेशा उनकी पहचान बनकर ज़िंदा रह गया। आज हम उन्हीं की जो है बरसी आज हैं और उनको सलाम पेश करते हैं, और उन्होंने जी हमें लफ्ज़ों से मोहब्बत करना सिखाया, और ये वाकई बहुत दुरुस्त है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, और जनाब आज भी उनकी आवाज़ ज़िंदा है। वो एक गाने का बोल है ना, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, और ये पहचान हमेशा रहेगी, और ऐसी आवाज़ें जो हमेशा रहती दुनिया तक, वाकई बहुत ज़बरदस्त अमर हो गई ना, मिलता है। वाकई ऐसे ही है। बिल्कुल। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, गर्मियाँ आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने भारी भरकम बिल आवाम की जेबों से निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। लोग कम बिजली इस्तेमाल करते थे कि बिल कम आए, मगर अब हुकूमत ने फिक्स्ड चार्जेस के नाम पर नया बम गिरा दिया है, जिसके बाद अब आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, जेब खाली ज़रूर होगी जनाब। हद तो ये कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले गरीब प्रोटेक्टेड सारिफ को भी इस जालिमाना टैक्स से कोई माफ़ी नहीं मिली। साफ लग रहा है कि हुकूमत ने तमाम तर नालायकियों का बोझ आवाम पर डालने का फैसला कर रखा है। बिल्कुल ज़ैर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और सितम जज्बात की तर्जुमानी की है। सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि एक तरफ सोलर इंडस्ट्री को नेट मीटरिंग की पॉलिसी बदलकर तबाह किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो पंखे बदलो, ट्रांसफार्मर बचाओ जैसी अजीब पॉलिसीज़ ला रही है, जैसे बिजली का सारा बहरान सारिफिन के पंखों की वजह से ही है। और इसी सारी मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तवानाई डॉक्टर बिशारत हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया। तो पूछ लेते हैं वाकई कि क्या वाकई ये सारे मसाइल हैं। बिशारत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, बिजली का बिल देखें तो इसमें दर्जन के करीब टैक्सेस शामिल हैं। कुछ नाम तो ऐसे भी हैं कि हंसी छूट जाती है कि अब इसमें फिक्स्ड चार्जेस भी शामिल कर दिए गए हैं। तो हुकूमत आखिर चाह क्या रही है आवाम से? देखिए, ये जो हमारे अवाम हैं, जब ये इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस में लोग MNAs, तो उस वक्त ये नहीं देखते ना कि किसको इलेक्ट कर रहे हैं। आपकी असेंबली में, आपके जो है पार्लियामेंट में 85% वो लोग बैठे हुए हैं जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े जमींदार हैं जी। तो वो जो पॉलिसीज बनाते हैं वो अपने लिए बनाते हैं, वो अवाम के लिए पॉलिसीज नहीं बनती। अब ये है कि IPPs जो हैं उनको इजाजत दी गई, उनको जनरेशन लाइसेंसेस इशू किए गए नेपरा की तरफ से कि 46,000 मेगावाट्स की उन्होंने कैपेसिटी डेवलप कर दी है, यानी 46,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट लगा दिए हैं। और इसमें इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स मौजूद हैं, जिसमें इंपोर्टेड LNG, इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स हैं, जो कि इंतहाई महंगा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो भी इंपोर्टेड फ्यूल। वो जब आपने पिछले 5-6 साल में बुरी तरह रुपए को डिवैल्यू किया है, तो अब तो वो अफोर्डेबल ही नहीं रह गए। तो यही है कि सर्दियों में आपकी 7 से 8,000 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट होती है बिजली की, और गर्मियों में होती है 22,000 मेगावाट्स की। इससे ऊपर आपका ग्रिड ले ही नहीं सकता। तो प्लानिंग कमीशन है, इसका एनर्जी विंग है, इसके अलावा नेपरा है, PPIB है, CPPAG है, NTDC है। ये डिपार्टमेंट जो है, इनका काम था फोरकास्ट करना कि अगले 5 साल में कितनी बिजली चाहिए होगी, अगले 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में। तो इन्होंने किसी किस्म के वहां पे, क्योंकि एक्सपर्ट्स नहीं हैं और ब्यूरोक्रेट से फैसले करते हैं, या जो एक्सपर्ट्स सो कॉल्ड रखे जाते हैं, उनको उनकी बात नहीं सुनी जाती और ऊपर से इम्पोज कर दिया जाता है उनके ऊपर फैसला। तो उन्होंने हुकूमत को ये गलत मशवरा दिया, उन्होंने नेपरा को भी गलत मशवरा दिया कि आप जो है जनरेशन लाइसेंस इशू करते रहे। तो 46,000 मेगावाट्स के इशू हो गए, उस वजह से आपको
22,000 की सिर्फ गर्मियों में और 8,000 की सर्दियों में रिक्वायरमेंट है। बाकी आप कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से अरबों रुपया आईपीपीज को देना पड़ता है। मैं तमीज इसलिए बांध रहा हूँ कि ये जो अरबों रुपया आईपीपीज को आप देते हैं हर महीने, ये कहाँ से आएगा अगर लोग जो है वो सोलर पे शिफ्ट हो जाएंगे, अगर वो ग्रिड पे चले जाएंगे। इस वजह से इन्होंने जो है नेट मीटरिंग को खत्म करके ये नेट बिलिंग पर गए। दूसरे आपकी बात जो अभी आपने की है कि ये फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं, देखें सुन लीजिए, जो नॉन प्रोटेक्टेड हैं उसमें 1 से 100 यूनिट वाले पर भी 200 रुपए लगा दिए गए हैं फिक्स चार्ज महीने के, और 1 से 200 वाले को 300, और जो प्रोटेक्टेड है उसमें ये प्रोटेक्टेड थे जी, और जो नॉन प्रोटेक्टेड हैं उनके 1 से 100 वालों को 275 रुपए महीना देना पड़ेगा, 1 से 200 वालों को 300, और इस तरह जो है बढ़ते बढ़ते वो 675 तक चला जाएगा अगर वो 600 यूनिट खर्च करेगा। और फिर मजे की बात सुनने की ये है कि अगर वो 600 यूनिट से ज्यादा खर्च करेगा तो पहले उस पर शायद ज्यादा सरचार्ज लगता था, वो कम होकर 675 ही हो जाएगा, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो 600 से ज्यादा खर्च करता है वो कौन है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बड़ा बिजनेसमैन, वो बड़ा जमींदार है। तो आप देखें किस तरीके से पॉलिसी अपने लिए बनाते हैं। दूसरा, ये सरचार्ज क्यों लगा है आपको मालूम है? ये इसलिए लगा है कि इन्होंने इंडस्ट्री को बिजली जो है वो 4 रुपए 4 पैसे से लेकर 4 रुपए 58 पैसे तक सस्ता यूनिट किया है इंडस्ट्री के लिए, जिससे अरबों रुपए का बोझ आना था कौमी खजाने पर, तो वो बोझ जो है वो बजाय इसके कि इन अमीर लोगों पर डाला जाता, वो गरीब पर डाल दिया गया है। इसकी वजह से ये सरचार्जेस लगाए गए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, आप जिस तरह से शुरू में बात कर रहे थे कि अवाम जो है वो मुंतखब करते हुए या फिर जो चुनतखब नुमाइंदे हैं ये जब आते हैं तो कहते हैं कि हुकूमत कोई भी बदल जाए आप आईपीपी से जान नहीं छुड़वा सकते, इतने लंबे मुआहदे हुए हुए हैं, क्या ऐसा ही है? कोई रास्ता भी दिखाएं कि आईपीपी से जान किस तरह से छुड़वाई जा सकती? आईपीपी जो हैं ये बहुत अमीर लोग हैं और इनके जो ताल्लुकात हैं वो ऊपर सियासतदानों के साथ भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी होते हैं, बड़े बिजनेसमैन के साथ भी होते हैं। तो इन्होंने अपनी मर्जी से इस तरह के मुआहदे करवाए हैं जो कि 30-30 साल के लिए हैं। अच्छा। और उन मुआहदों में लिखा हुआ है कि हम बिजली बनाएं या ना बनाएं गवर्नमेंट हमसे खरीदेगी, और गवर्नमेंट ने उनको गारंटीज दी हुई ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये जो इदारे हैं जैसे पीपीआई भी है, इन्होंने सॉवरेन गारंटी दी हुई है कि हम चाहे बिजली इनसे खरीदें या ना खरीदें, ये पावर प्लांट्स लगा रहे हैं तो हम इनको जो है पैसे देंगे। इसी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं और मुल्क जो है वो दिवालिया हो रहा है, आम आदमी दिवालिया हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है बुरी तरह, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लाखों वर्कर्स, इंडस्ट्री वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं और रोजाना के हिसाब से और हो रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। हमारी जो बिजली है उसका टैरिफ रीजनल कंट्रीज से 4 गुना ज्यादा है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल शामिल है। तो जब आप इतनी महंगी बिजली देंगे तो इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर सकती, इंडस्ट्री बंद हो गई है। जब इंडस्ट्री ने और लोगों ने लगाने शुरू किए सोलर पैनल्स, तो अब आपने वो पॉलिसी भी चेंज कर दी, उनको जो इंसेंटिव था थोड़ा बहुत वो भी आप ले लिया। तो मतलब ये है कि बिल्कुल एक बशारा साहब, अल्टीमेटली अवाम को सुकून नहीं मिलने वाला। और अगर इंडस्ट्री की बात करें, हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए तो टैरिफ कम कर दिया है, तो ये अल्टीमेटली अब आम घरेलू सारिफ की जेब से काट कर इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जा रही है। जी, ये मैंने जो बताया ना कि ये जो 675 रुपए का जो फिक्स चार्ज लगा दिया गया माहाना, ये जो है आम लोगों से, हमारे और आपकी जेबों से लिया जाएगा, हमसे लेकर, और इंडस्ट्री को दिया जाएगा 4 रुपए 4 पैसे से लेकर 4 रुपए 58 पैसे तक उनको सस्ता यूनिट दिया जाएगा। तो इंडस्ट्री को, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में आपके जो ये फैसले करते हैं, तो उन्होंने अपने लिए जो है यूनिट सस्ता कर दिया और गरीब आवाम पे जिसके पास खाने को रोटी नहीं है उससे जो है वो ये पैसा ले रहे हैं। आपको पता है कि ये जिस दिन मुशर्रफ साहब को डिक्टेटर कहते हैं उनको निकाला था तो आटा जो है 13 रुपए किलो था, और इन 3 जमहूरी हुकूमतों में आटा 170 रुपए किलो हो गया है। तो गरीब तो रोटी भी नहीं खा सकता, उसके ऊपर आप सरचार्ज लगा रहे हैं। और जो अल्ले तल्ले करते हैं, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिनकी दौलत का अंदाजा ही नहीं है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सस्ती करके बिजली दे दी गई है। डॉक्टर साहब, लूट मार का सिलसिला तो लगता है जारी है, बस तरीका वारदात जो है, नाम जो है वो बदल दिए जाते हैं, जरा फैंसी कर लिए जाते हैं। जैसे देखे ना, पीटीवी की फीस ली जाती थी, रेडियो की फीस ली जाती थी, फिक्स चार्जेस की आदत थी, अब जनाब वो हटा दिया गया और इस सूरत में फिक्स चार्जेस लिए जा रहे हैं, यानी लेने जरूर है किसी भी फॉर्म में। जी हाँ, और फिर देखें बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस हैं जो कि 40% तक हैं कुछ डिस्कोज में, आप उनको खत्म नहीं करते। उसके बाद जो आप मुफ्त की बिजली देते हैं वापडा के मुलाजमीन को और दूसरे मुलाजमीन को,
और दूसरी मैं नाम नहीं लूंगा, आप जो लोगों को देते हैं, आप अरबों रुपए की मुफ्त बिजली देते हैं हर महीने, आप वो क्यों नहीं खत्म करते? आप गरीबों के जो आटा नहीं खरीद सकता, जो रोटी नहीं खरीद सकता, उस गरीब के ऊपर आपने सरचार्ज लगा दिया। लेकिन ये आप मुफ्त के यूनिट्स देते हैं, जिनको मुफ्त की बिजलियां देते हैं, अरबों रुपए वो खा जाते हैं हर महीने, आपने वो खत्म नहीं किया, उनकी मराद खत्म नहीं की, आपने जो है ना चोरी नहीं रोकी, बिजली की जो चोरी होती है, लाइन लॉसेस खत्म नहीं किए, अपने सिस्टम को इंप्रूव नहीं किया, आपने एक्सपर्ट्स नहीं लगाए एनर्जी डिपार्टमेंट्स में, वही ब्यूरोक्रेट्स और वही। बिचारे साहब, आप सिस्टम की बात करें, सिस्टम इम्प्रूव नहीं हुआ। जो बेचारे सोलर पे थे, जिन्होंने चलें शायद इन्हीं सारी मामला से बचने के लिए सोलर लगवाए थे कि जिंदगी में सुकून आएगा, जिधर सुकून आता है वहाँ टैक्स आ जाता है, वहाँ फिक्स चार्जेस आ जाते हैं। अब सोलर वाली सरदर्द भी है, वो तो लगवा के पछता रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बेचारे लगा के पछता रहे हैं। दूसरे ये है ना कि अगर ये समझ रहे हैं कि वो लोग ग्रिड पर चले जाएंगे इनकी इस गलत पॉलिसी की वजह से, तो ये खाम ख्याली है इनकी। वो ग्रिड पर नहीं जाएंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते 55-60 रुपए का यूनिट। वो बैटरीज लगाएंगे गरीब, वो फिर और कर्जे लेंगे। उन्होंने कर्जे लेके पहले सोलर पैनल्स लगवाए थे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि उन्होंने बेचारों ने कर्जा लेके कुछ अपने घर की चीजें बेच के उन्होंने सोलर लगवाया था। आप बतौर पॉलिसी मेकर जरा इस बात पे भी कमेंट कीजिएगा बेहतर अंदाज में, आप ऐसे अंदाज में समझा सकते हैं कि ये जो पॉलिसियां ये लॉन्ग टर्म क्यों नहीं बनाई जाती हैं? कोई हुकूमत आती है, वो पॉलिसी बदल देती है, कोई कुछ लेकर आता है, और एक ही हुकूमत कई दफा पॉलिसी खुद भी बदल रही होती है। अब ये जिन लोगों ने लगवाया था बेचारों ने कर्ज लेकर सोलर, ये सोच के लगवाया था कि पे बैक हो जाएगा जनाब, ये सोलर अपने पैसे पूरे कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब तो वो बेचारे खसारे में हैं। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि 2006 में मुझे बोर्ड मेंबर लगाया गया था अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का, जो कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एक इदारा बना था, नया बना था। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया था और अपनी टीम के साथ ये किया था कि पॉलिसी दी थी इस मुल्क को, सोलर की, विंड की और स्मॉल हाइडल की, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कहा गया था। 2006 में पॉलिसी तो हमने दे दी थी और उसमें इंसेंटिव्स दिए गए थे, जिसके तहत फिर मुल्क में इतने सोलर पावर प्लांट्स भी लगे और ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद नेपरा के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, वो कहते थे हमें नेट मीटरिंग का पता ही नहीं क्या होता है। तो हमने GIZ से रिक्वेस्ट की, मैंने खुद की, और GIZ ने नेपरा को नेट मीटरिंग के रूल्स बना कर दिए, जो कि अप्लाई हुए। उसके बाद 2013 में मैंने ये पॉलिसी जो है रिन्यूएबल एनर्जी की, अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी को रिवाइज किया। उसमें बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स ये वगैरह डलवाए। उसके बाद जो है 2016 में फिर मुझे रोक दिया गया कि अब आपने कोई LOI इशू नहीं करना सोलर का, विंड का, क्योंकि ये इंपोर्टेड LNG पर, इंपोर्टेड जो है कोल पर लाना चाहते थे, जो कि जिस पॉलिसी की वजह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। इस मुल्क में हर चीज बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये भी हमारा आलमी है कि जो कोई सही काम करने की कोशिश करता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाता है, फिर हम उसको ही बदल देते हैं। हम कहते हैं कि नई पॉलिसी आएगी और बंदा भी नया आएगा। तो जनाब ये सारे मसाइल तो अपनी जगह मौजूद है। मिसमैनेजमेंट जो है आप सिस्टम वो को हर चेंज जगह ना नजर कर आती है, सके, तो जो चेंज करना चाह रहा हो आप उसको ही बदल दें। ये वाकई अजीब सी पॉलिसी है और आवाम को सुकून नहीं है। जिधर कहीं आवाम अगर सुकून ले रहे हैं तो वहाँ टैक्स लगना ही लगना है। मुझे लग रहा है अगर सुकून की नींद सोने लग गए तो उस पर भी टैक्स लगेगा। सारा मुनाफा सिर्फ हुकूमतें कमाएंगी और फिर आप कह देते हैं जी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क तरक्की कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवाम को सहूलत कहाँ मिल रही है? आवाम की आप जेबों से पैसा निकाल के अगर मुल्क को तरक्की करवा रहे हैं, अशराफिया को तरक्की करवा रहे हैं, तो ये कोई तरक्की नहीं होती है। ये तो फिर अब ये आवाम, उस तबके को भी साथ लेकर चलने की जरूरत है जो बेचारा पहले ही महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली कुल अमवात में से तकरीबन 30 से 40% का ताल्लुक बराह रास्त दिल की बीमारियों से है। और सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह कि अब हार्ट अटैक के तकरीबन 50% मरीज़ वो नौजवान हैं जिनकी उम्रें 50 साल से भी कम है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में हर साल लाखों अफराद को स्टेंट डलवाने की ज़रूरत पड़ती है। और तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि स्टेंट डलवाने के बाद आपको अपनी बरसों की आदत बदलनी पड़ती हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापसी कैसे मुमकिन है, परहेज़ क्या है, ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब जानने की ज़रूरत है। तो हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ माहिर अमराज डॉक्टर जुनेद ज़फ़र साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि आए रोज़ दिल के अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या इसकी मेन वजह वही है कि स्ट्रेस है, परेशानियां बहुत हैं, क्योंकि अदादो शुमार काफ़ी दिल दहला देने वाले हैं?
बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल मैंने मेरी एक टॉक थी तो मैं उनमें वही स्टैट्स बता रहा था कि इस वक्त जो एक मुहतात अंदाज़ा जैसे आपने कहा तकरीबन 19% जो है ना वो प्रेवलेंट है हमारे यहाँ हार्ट डिजीज़ 23 मिलियन के करीब जो है ना बनती है। उनमें से अगर आप फर्दर उसको ब्रेकअप लें तो 31% वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, कोई 38% जो है वो ब्लड प्रेशर्स के हाइपरटेंसिव मुख्तलिफ उसमें, स्मोकिंग एक 25 to 27% लोगों में स्मोकिंग का, ये एक मुहतात अंदाज़ा है। पता नहीं, ये तो मे बी इट्स ए टिप ऑफ द आइसबर्ग और नीचे अंडरलाइंग बहुत सारा। तो देखिए एक जनरली जो बात होती है वो यही है कि हार्ट डिजीज़ को हम रिस्क फैक्टर से एट्रीब्यूट करते हैं। रिस्क फैक्टर से मुराद वो सारी चीज़ें हैं जो दिल की बीमारियों की शरह बढ़ा सकती हैं। कुछ तो यही हैं जैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनको कहते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर्स है, स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी जो है ना हमारे यहाँ आप देखें क्या सूरत हाल बनती चली जा रही है, स्ट्रेस डेफिनेटली, बाकी फूड हैबिट्स जो हैं ये तो रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं। फिर कुछ नॉन मॉडिफाइबल भी हैं। हमारी फैमिली में बाज़ दफ़ा हार्ट डिजीज़ चल रही होती हैं, जेनेटिक्स में आ रही हुई हैं, और जेंडर का होना इटसेल्फ, मेल जेंडर्स दे आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज़। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हम उनको नहीं, लेकिन काम तो मॉडिफाइबल तो किया जा सकता है ना जी। तो कोलेस्ट्रॉल्स हैं, लिपिड प्रोफाइल, ये भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं जी। मेरा ख्याल है कि ये वो एरियाज़ हैं जो जहाँ पे वर्किंग की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मर्दों में ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? देखिए नेचुरली जो है ना अब मर्द जो हैं उन्होंने स्ट्रेस भी ज़्यादा उठाना है कम्युनिटी का, सोसाइटी का, उन्होंने रोज़ी रोटी भी चलानी है, घर की काम धंधे भी करने हैं। फिर यह है कि कुछ जेनेटिक्स में कुछ हमारे हार्मोनल लेवल्स के ऐसे हैं जो कि इनिशली हमारे जो इंटरनल जो हमारे जो लिपिड प्रोफाइल्स हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं। HDL जो हमारा कम होता है मेल्स में, फीमेल्स में ज़रा ज़्यादा होता है जी। HDL इज़ हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन को ज़रा थोड़ा सा उनको डिले करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा हैं। फिर मेल्स का चूँकि सोसाइटी में इंटरेक्शन ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, इन्हीं में स्मोकिंग वगैरह की भी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से फिर ये ऑन अ लाइटर नोट तीसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि मर्द दिल बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए भी नहीं, आप सही कहते हैं, दिल दे देते हैं, वो दे बैठते हैं तो फिर दिल की बीमारी भी हो जाती है। जिसको दे बैठते हैं वो फिर ले जाते हैं ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें अलामात कौन सी हैं जो हमें इंडिकेट कर रही होती हैं कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं या परहेज़ करना चाहिए, अब आपको बस अलार्मिंग साइन है? देखिए उन सब लोगों के लिए अलार्मिंग साइन है जिनमें ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। ठीक, वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको ये 5-6 बताए हैं, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, लिपिड्स हैं, उनके लिए तो अलार्मिंग है, दे आर ऑलरेडी प्रोन। अब हम अगर ये देखें कि इनमें कौन सी अलामात होंगी जिनको हम सामने, तो डेफिनेटली सोसाइटी को एजुकेट करना चाहिए। यूजुअली देखें जो दिल की नालियाँ जब तंग होना शुरू होती हैं तो वो डिमांड सप्लाई मिसमैच का एक मैकेनिज्म होता है। एक्सर्शन पे, चलने पर सांस का फूलना, चलने से सीने में दर्द का होना, दबाव का होना। बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें क्लासिकल सिम्टम्स नहीं आती, जैसे हम मतलब एक आम एंजाइना को बताते हैं कि जी छाती में दर्द हो, जो कंधों में, गले, जबड़े, दांतों में, पीछे कमर के ऊपर के हिस्सों में, ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पे हार्ट की पेन महसूस हो सकती है। उनमें इस तरह की सिम्टम्स ही नहीं आती, उनमें वो फिर एटिपिकल सिम्टम्स होती हैं कि बोझ हो गया, बदहज़मी हो गई, री हो गई। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊँ ऐसे आते हैं जो मैदे का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं 2-2, 3-3 दिन से, और अचानक पता लगता है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। वो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनको हार्ट के उस हिस्से में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही होती है हार्ट अटैक या एंजाइना की वजह से, जो मैदे के आसपास का हिस्सा होता है, वो सिम्टम्स कंफ्यूज करती हैं। फिर एक सेंस ऑफ डिनाइल होती है कि कैसे मेरे अंदर कैसे हो सकता है, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ये हूँ वो नतीजा ये निकलता है 2-3 दिन का डिले आ जाता है और उसमें, और वो फिर अचानक पता लगता है कि खुदा न खास्ता उससे कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, उठा कर ले आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैदे का और दिल का बड़ा लिंक है और हमेशा इनकी जो सिम्टम्स है ना ये कंफ्यूज कर रही होती है। मतलब मैदे वाले को लग रहा होता है कि ना नहीं दिल का मसला है, दिल वाले को लग रहा होता है मैदे का मसला है। तो ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि मसला है कहाँ पे? देखें, मैदे और दिल का आपने कहा डेफिनेटली लिंक है। एक लिंक तो वो है जो कॉजल फैक्टर में आता है। कॉजल फैक्टर ये है कि ज़ाहिर है मैदे के अंदर ही जंक फूड जाएगा, मैदे के अंदर ही हाई लिपिड्स और ये फैटी फूड्स वगैरह जो भी कुछ कर रहे हैं वो उसी से ही जाएगा, और वो बीमारी भी वहीं से उसको होगी, जो लिपिड्स वगैरह वहीं से बढ़ेंगे। जहाँ तक सिम्टम्स का ताल्लुक है, मैदे का वो मरीज़ जो एक एक्सर्शनल सिम्टम्स के साथ आएगा, मतलब चलने से जिसको तकलीफ़ हो रही हो मैदे वाली जगह पे, हम कह रहे हैं, हम इसको एपिगेस्ट्रिक एरिया बोलते हैं, अपर एब्डोमेन कह लें,
क्योंकि मैदे का चलने से ताल्लुक़ नहीं होता यूजुअली। मैदे का जो अगर सिम्टम्स होंगी भी सही तो वो खाने के बाद आएंगी, कोई फैटी फूड खा लेगा उसके बाद होंगी। यहीं पे गॉल ब्लैडर की सिम्टम्स भी हो रही होती हैं। सही। तो अपर एब्डोमेन की वो सिम्टम्स जो चलने पर आ रही हों और अनएक्सप्लेन्ड सी अनयूजुअल सी न्यू बदहज़मी की जो शिकायत हो रही हो कि जी जलन है, 2 दिन से डकार फंसा हुआ है, यहाँ पे लगता है कि बोझ पड़ गया है, मैदे को हाथ पड़ गया, इस तरह की सिम्टम्स जो तो बेहतर है कि उनको एवेलुएट करवा लेना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी की अगर हम बात करें, किस मौके पर ज़रूरत पड़ती है कि अब ये होना ज़रूरी है, और अगर हो जाए उसके बाद नॉर्मल लाइफ कैसे गुजार सकते हैं? देखिए, एंजियोप्लास्टी एक तरीका इलाज है, इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, लोगों को बिल्कुल सही एजुकेट करना चाहिए। अब अगर किसी को एक प्रोसीजर की ज़रूरत है जिसके बगैर उसकी जान ख़तरे में है तो उसको बताना चाहिए कि ये आपके लिए ज़रूरी है, इससे डरें नहीं, घबराएं नहीं। अब तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स भी आ गई हैं, मोर्टेलिटी रेट्स बड़े कम हो गए हैं, प्रोसीजर्स काफ़ी हद तक सेफ़ हो गए हैं, नई इन्वेंट्रीज़ गैजेटरीज़ हैं। तो जनरली वो लोग जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के साथ आते हैं, जिनको पुरानी तकलीफ चल रही होती है, उनकी सिम्टम्स अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पर बेहतर नहीं हो रही तो दे शुड गो एड विद इट। वो अपनी आर्टरी खुलवा लें, बजाय इसके कि एक बहुत बड़ा हैंडफुल मेडिसिन का जंग वो एक थैला साथ लेकर फिरते रहें, और डेफिनेटली दवाइयों की तादाद भी कम हो जाएगी। फिर वो लोग जो सडन हार्ट अटैक्स के साथ आते हैं, जिसको हम प्राइमरी PCI कहते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, उनके लिए तो इनएविटेबल है, इट्स लाइफ सेविंग। गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, पिछले कुछ सालों से प्राइमरी PCI की जा रही है, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी की जा रही है। मैं समझता हूँ इस पर बहुत अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स पहले आ रहे थे कन्वेंशनली हार्ट अटैक्स के, हम उनको क्लॉट बस्टर इंजेक्शंस देते थे। उनमें से जो लकी होते थे उनकी नालियाँ खुल जाती थी हार्ट अटैक के दौरान में, जो अनलकी थे उनको नहीं होता था उनको। और हम देखते थे रूटीन में हमारे पास वो पेशेंट्स आते थे जिनके दिल के पट्टे डैमेज हो चुके होते थे, और वो फिर एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉम्प्लिकेशन हार्ट फेलियर की जो अलामात लेके फिरते रहते थे। अब वो प्रोसेस बड़ा कम हो गया। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्राइमरी PCI की सर्विस शुरू की गई है, जो कि हार्ट अटैक के दौरान फौरी तौर पर एंजियोग्राफी करके स्टेंट डाल दिया जाता है। उससे फ्लो भी बेहतर हो जाता है, हार्ट के मसल्स मिनिमल डैमेज होते हैं, बल्कि बिल्कुल डैमेज होते भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो हमें ये बताएं कि जो दूसरे मसल्स हैं, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप है या और चीज़ें, उनको तो हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। हार्ट के मसल्स की आपने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि स्टेंट की लाइफ क्या होती है? हार्ट के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग उसी तरह करेंगे जैसे बाकी जिस्म के मसल्स को करेंगे। हम लोगों को कहते हैं जी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ट्रेडमिल करें, जितना हो सकता है बैठने की आदत को कम करें। कोई भी मसला है उसको उससे काम लेने का तरीका ये है कि उससे काम लेना शुरू कर दें। वो बेहतर होता चला जाएगा। बैठने की आदत को कम करना चाहिए, वॉक करने की आदत डालें, उनसे कहें एरोबिक्स करें, जो भी जितनी भी उनकी टाइम मैनेजमेंट में वो अपना वो कर सकते हैं। दूसरा, वो चीज़ें जो हार्ट के मसल को डैमेज करेगी उनको अवॉइड करें। अगेन वही हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स जो भी हैं, ब्लड प्रेशर है उसको अच्छा कंट्रोल करें, क्योंकि उससे हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ होगी। फिर ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्फेक्शंस के बाद हो जाती हैं, ज़ाहिर है उनको आप मैनेज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी। स्टेंट का आपने सॉरी मुझसे पूछा कि देखें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेडिकल जो हमारी जो हमारा जो प्रोफेशन है, जो कार्डियोलॉजी रिलेटेड इंटरवेंशन, हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि स्टेंट की इतनी लाइफ होगी, स्टेंट की उतनी लाइफ होगी। हमने वो पेशेंट हैं जिनको हमने स्टेंट डाले हैं 12-12, 13-13 साल पहले, उनको किसी वजह से रिपीट एंजियोग्राफी की गई तो स्टेंट ऐसा बेहतरीन पेटेंट होता है जैसे एक दिन पहले डला हो। और हमारे पास वो पेशेंट्स भी आते हैं जिनको स्टेंट डलते हैं 3 महीने 4 महीने के अंदर दोबारा हार्ट अटैक करवा कर आ जाते हैं। एग्जैक्टली। देखें, अच्छी गाड़ी लेंगे तो उसकी केयर भी अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपने एक अच्छा प्रोसीजर किया है, अच्छा स्टेंट डलवाया, तो आपने उसको प्रोटोकॉल देना है, उसकी लुक आफ्टर अच्छी करनी है। दवाइयाँ खाएं, खून पतला करने की दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं, उनसे बिल्कुल ना घबराएं। बीच में जो थोड़ी बहुत 19-20 होगी वो आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा। फिर अगेन वो रिस्क फैक्टर्स जो इन स्टेंट्स को भी तंग कर देते हैं उनको अवॉइड करें। और मैं आपको बताऊँ, ये वही रिस्क फैक्टर्स हैं जो नेटिव नालियों को ख़राब करते हैं, वही डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वो चीज़ें उनको अच्छा कंट्रोल करें, मैनेज करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है। और अगर स्टेंट आप डलवा लेते हैं उसके बाद आपने केयर करनी है, वो आप पर डिपेंड करता है। और ये सारे अमल से पहले भी बहुत ज़्यादा दिल की केयर करने की ज़रूरत है। अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अल्टीमेटली देखें नतीजा वही निकलता है, ओबेसिटी, मोटापा नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों से बचें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और अब वक्त हुआ गया प्रोग्राम में ये जानने का कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहेगा। तो उसके लिए आपको पता कि हमें माहम की खिदमत दरकार होती है, तो माहम ओवर टू यू। जी, चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 8 और कम से कम 0 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दो में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 2 और कम से कम -6 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो है 21 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 10 और कम से कम -1 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 25 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जैसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 12 और कम से कम 2 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 25 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 23 और कम से कम 10 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान की बात हो जाए, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 27 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे बलोचिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 19 और कम से कम 5 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। आखिर में रुख कर लेते हैं वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध का, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची लिए चलते हैं आपको। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 32 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 29 और कम से कम 16 डिग्री तक रहने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मौसम के बाद जनाब कुछ बात हो जाए क्रिकेट के हवाले से। PSL 11 का मेला जनाब करीब है और कल लाहौर के एक्सपो सेंटर में तो कमाल ही हो गया। PSL ड्राफ्ट मॉडल से निकलकर ऑक्शन मॉडल पर चला गया और खिलाड़ियों की नीलामी में वो बोलियां लगीं कि सब हैरान रह गए। एक एक खिलाड़ी करोड़ों में बिका। 8 टीमें, 103 खिलाड़ी और जनाब अरबों रुपए की डील्स हुई हैं। वाह। और नसीम शाको जी 8 करोड़ 65 लाख में रावलपिंडी ने खरीदा, जो कि बाबर और शाहीन की आप देखें रिटेंशन प्राइस से भी ज़्यादा है। और वहीं हमारे जो टेस्ट कप्तान शान मसूद सिर्फ जी 65 लाख में बिके। और हम देख सकते हैं कि जो ख्वाजा नाफे हैं उन जैसा बंदा भी 6 करोड़ रुपए में बिका है। तो 6.5 करोड़ 50 लाख कम ना करें आप उनके। तो कहीं बड़े बड़े नाम जो हैं वो सस्ते में बिके हैं और ये महंगी बोलियां ग्राउंड में भी परफॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी। सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया याहिया साहब आपके वक्त का। कल ऑक्शन का अमल मुकम्मल हुआ और इससे पहले 14 करोड़ रुपए में 36 साल स्मिथ को साइन करना सियालकोट की स्मार्ट मूव है या महज एक मार्केटिंग स्टंट है? क्या T20 फॉर्मेट में स्मिथ अब भी उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के हकदार थे? सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक आपने बात की है कि क्या ये
मार्केटिंग स्टंट था या फिर आपको लगता है कि जनाब ये वाकई जो है वो उनको उनकी अहलियत और सलाहियत के मुताबिक जो है वो पिक किया गया है? तो आप कुछ भी कह सकते हैं माहम और अजीज इस तनाजुर में, लेकिन सॉरी उजैर, आप इस तनाजुर में कुछ भी कह सकते हैं, बट मामला और सूरत हाल ये है कि अगर आप देखें तो ऑक्शन और ड्राफ्ट उसका फर्क जो है वो वाज़ेह नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में जो खिलाड़ी हैं 4 अरब रुपए उनकी खरीदो फरोख्त के लिए रखे गए थे। पहले 34 करोड़ रुपए हर फ्रेंचाइजेस के पास होते थे जिससे वो अपने खिलाड़ियों को परचेस करते थे, और डेफिनेटली अब मार्केट वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी है, टीमों की तादाद बढ़ी है, तो अब ये वॉलेट जो है वो 45 करोड़ से 50 करोड़ के लगभग रखा गया है जी। तो अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जिस तरह आपने खुद अभी अपने इंट्रो में बताया कि 6.5 करोड़ में ख्वाजा नाफे और आपके जो टेस्ट कैप्टन हैं शान मसूद वो सिर्फ 60 लाख रुपए में बिके, तो एक वाज़ेह फर्क आपको दिखाई दे रहा है। और जो चीज ऑक्शन के हवाले से सबसे ज्यादा मौजूद बहस थी वो ये कि बड़े खिलाड़ी ऑक्शन के जरिए आएंगे, तो आप मुझे बता दीजिए कौन सा बड़ा खिलाड़ी जो है वो आया है इस ऑक्शन के जरिए, उसकी खरीदो फरोख्त हुई है। अगर आप स्टीव स्मिथ की बात करती हैं कि $5 लाख यानी 14 करोड़ पाकिस्तानी में उनकी खरीदो फरोख्त हुई है, तो वो ऑक्शन में नहीं, वो डायरेक्ट साइन किए गए हैं। अच्छा, ऑक्शन में तो वही प्लेयर हैं, ऑक्शन में तो वही आपके पास तरीकाकार है। अब इस ऑक्शन से फायदा और नुकसान क्या होगा जी? इस ऑक्शन के जरिए जो है वो टीमों का बैलेंस जो है वो आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ टीमें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आ रही हैं और कुछ टीमों के ऊपर आपका बड़ा सीरियस कंसर्न है कि इनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, इनकी टीम में आपको तवाजुन दिखाई नहीं दे रहा। तो अब होगा ये कि जब टूर्नामेंट होगा 8 टीमों का, तो पहले दिन से ही 2 टीमें जो है वो 7वें और 8वें नंबर पर रहेंगी, वो उठेंगी नहीं। अच्छा। इंडिया में भी ऐसा ही होता है, 10 टीमों का टूर्नामेंट होता है और 2 टीमें जो है वो 9वें और 10वें नंबर पर रहती हैं और पूरे टूर्नामेंट में वो जो है बस मैदान में उतरती हैं, टॉस होता है और मैच उनके खिलाफ चला जाता है जी। तो ये अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऑक्शन से आपको फायदा क्या हुआ है, क्योंकि बहुत आवाज आ रही थी कि जी ऑक्शन से जो है वो बड़े खिलाड़ी आएंगे, तो बता दीजिए कितने बड़े खिलाड़ी आए हैं। मैंने आपको बता दिया कि स्टीव स्मिथ जो है वो उनको डायरेक्ट साइन किया गया है जी। तो ये मामला और सूरत हाल है। बाकी तो दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको मुंह मांगे दाम खरीद लेता है। वही कहते हैं ना कि जी दुल्हन वही जो कि पिया मन भाई। ये सब ये तो फिर टीमों का जब बैलेंस आउट होगा तो फिर तो जो बड़े हम कह सकते हैं सनसनीखेज मैचेस वो तो फिर कम ही देखने को मिलेंगे। रावलपिंडी की अगर हम स्ट्रेटजी को देखें तो उन्होंने नसीम शाह और डेरिल मिचेल पर तकरीबन 17 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बाकी टीम में देखा जाए तो 60 लाख वाले खिलाड़ी लिए हैं। क्या 2 सतूनों पर खड़ी ये इमारत टूर्नामेंट में एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी? देखिए वो कहते हैं ना कि ग्राउंड बताएगा, वक्त बताएगा किस में कितना दम है, और बाकी आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि खिलाड़ी मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा जो है वो अल्लाह के हाथ में होता है। जीत और हार जो है वो फैसला तो अल्लाह ताला करेगा। कभी आप बहुत अच्छा खेलते हैं और एक गलत फैसला जो है वो आपको मंजिल से दूर कर देता है। कभी आप बहुत खराब खेलते हैं लेकिन सामने वाला गलती करता है और आप जो है वो जीत के सिकंदर बन जाते हैं। और इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस वर्ल्ड कप को ही देख लीजिए कि एक कैच क्या ड्रॉप हुआ कि नेदरलैंड एक जीता हुआ मैच हार गया और फहीम अशरफ जो है वो जीत के हीरो बन गए। तो ये चीजें तो अपनी जगह मौजूद हैं और ये बात भी अपनी जगह मौजूद है कि 8 टीमों के टूर्नामेंट में हर टीम तो नहीं जीत सकती। ट्रॉफी तो एक ही है, एक ही टीम चैंपियन बनेगी। लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था, जिस तरह आपने अभी बात की है कि सियालकोट की, रावलपिंडी की या हैदराबाद की, उनके पास ऑप्शन मौजूद था। और जिस तरह आपने कहा कि रावलपिंडी ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो 17 करोड़ रुपए लगा दिए और पैसा अपनी जगह पर है। और एक बहस ये भी हो रही है कि जो खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ श्रीलंका में मौजूद हैं, जो बेंच पे बैठे हुए हैं,
वो ज्यादा में बिक गए, जो खेल रहे हैं वो कम में बिके। कम में जी। बिके। अब अगर आप टेस्ट कैप्टन शान मसूद की बात करते हैं जो कि 6 मिलियन में सोल्ड आउट हुए, दूसरी तरफ ये जो स्टीव स्मिथ है जिनको मिचेल मार्श की जगह कॉल किया गया है श्रीलंका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो भी टेस्ट प्लेयर, लेकिन एग्जीक्यूशन की बात है, उनकी एग्जीक्यूशन अच्छी है और बाकी आपके सामने। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया यानी साहब। अगर हम देखें ख्वाजा नाफे एक उभरता हुआ टैलेंट है, जैसे कोयटा ने 6 करोड़ 50 लाख में खरीदा है, जबकि टेस्ट कप्तान शान मसूद और शर्जील खान जैसे पावर हिटर सिर्फ 60 और 65 लाख में बिके हैं। तो क्या फ्रेंचाइजर्स अब सिर्फ मौजूदा इम्पैक्ट खरीद रहे हैं? देखिए बात दरअसल ये है कि आपके पर्स में जितने भी पैसे हो सकता है कि मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही हो, लेकिन आपको वो चीज अच्छी लग रही हो, लेकिन बात ये भी है कि हर चमकती हुई चीज जो है वो सोना नहीं होती। ख्वाजा नाफे जो है वो फ्यूचर स्टार हैं। ख्वाजा नाफे जो हैं अभी उनको बहुत कुछ देखना है, लेकिन ड्राफ्ट अगर होता तो ड्राफ्ट में एक बैलेंस होता। अब एक चीज जो आपको साफ नजर आ रही है वो ये है कि हारिस रऊफ को वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब नहीं किया गया, लेकिन वो कुछ 8.25 करोड़ में जो है वो लाहौर कलंदर का हिस्सा बने हैं। फिर दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप लाहौर कलंदर की टीम देखें तो उस टीम को देखते ही आपको उस टीम में हर जगह का प्लेयर नजर आएगा। स्पिन बॉलिंग की बात करें तो उसामा मीर मौजूद हैं, फास्ट बॉलिंग की बात करें तो एक से बढ़कर एक नाम उनके पास मौजूद है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मुस्तफिजुर रहमान, नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह। बल्लेबाजी की अगर आप बात करते हैं तो उनका टॉप ऑर्डर फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नईम। मिडल ऑर्डर में उनके पास जो है वो सिकंदर रजा जैसा प्लेयर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर आप कुछ टीमों को देखें तो वहां पर आपको लगेगा कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फास्ट बॉलिंग में उनका अंधेरा दिखाई देगा। कुछ टीमों के पास मिडल ऑर्डर बैट्समैन अच्छे हैं तो उनके पास ओपनर अच्छे नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो कि एक सवाल पैदा कर रही हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो। अच्छा, ये सब बाकी टीमें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। कराची किंग्स हमेशा बूढ़े घोड़ों पर शर्त लगाती है, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। इस बार भी ऐसे ही हुआ। और दूसरी तरफ अहमद शहजाद का सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्लिप वायरल है। वो रो रहे हैं, कहते हैं कि मेरा 9 साला बेटा मुझे PSL में परफॉर्म करते हुए खेलते देखना चाहता है। क्या वो अब भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं? अभी भी वो वैसा परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए उधर कहते हैं क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्परेरी। अहमद शहजाद के हाथ में अहमद शहजाद परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अहमद शहजाद किसी को जाकर ये तो नहीं कह सकते ना कि आप मुझे रख लें, आप मुझे खिला लें। तो अहमद शहजाद पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 किया। पाकिस्तान के लिए 2011 वर्ल्ड कप खेले, 2015 वर्ल्ड कप खेले, ICC T20 वर्ल्ड कप के विनिंग स्क्वाड का हिस्सा 2009 में रहे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के विनिंग स्क्वाड का हिस्सा रहे। आपके सामने है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनसे ज्यादा फिट लगते हैं वो, और जो उनका बेटा डिमांड कर रहा है वो भी गलत नहीं कर रहा। इंसान है, दिल भर आया और आंखें छलक गई। आपको पता है कि बिल्कुल आंखों से आंसू आ गए, और उनके जो चाहने वाले हैं अगर वो इस चीज को दुरुस्त समझ रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। बिल्कुल अहमद शहजाद पाकिस्तान के स्टार थे और हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद याह्या हुसैनी साहब आपके। और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अब ड्राफ्टिंग की जगह ऑक्शन ने ली है, लेकिन जनाब टीमों के अंदर जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो गया। वो इस तरह से कि जनाब कुछ टीमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, उनके पास हर तरह के खिलाड़ी मौजूद है, और कुछ हैं जनाब कि उनके पास बस आप समझ लें गुजारा ही है। लगता है कि पहले से ही पता चल रहा है कि पॉइंट्स टेबल पर ये टीमें हमेशा नीचे ही रहेंगी। तो वो जो सनसनीखेज मैचेस हुआ करते थे, बड़े ज़बरदस्त बराबरी के जनाब टाकरे होते थे, वो अब शायद मुश्किल हो जाएंगे थोड़े से। तो इस बारे में भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, लेकिन अब शायद पानी जो है वो सर से गुजर चुका है, के ऊपर से गुजर चुका है, और अब मेरे ख्याल से प्रोग्राम में पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल सुरों की भी बात करते हैं, और एक दुनिया के सबसे बेहतरीन रिश्ते की हम बात करने जा रहे हैं। दुनिया में आपको पता है रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन माँ वो वाहिद रिश्ता है जिसकी मोहब्बत किसी मतलब या गर्ज के बगैर होती है।
ये वो अजीम हस्ती है जो औलाद की एक आह पर अपनी पूरी दुनिया और देखते हैं कि वो वार देती है बिना सोचे, बिना उस बारे में कुछ ख्याल किए, कैलकुलेशन किए। और शायद इसीलिए खालिक कायनात ने भी अपनी मोहब्बत की तशबीह माँ की ममता से दी है। बिल्कुल उज़ैर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम अक्सर इस साहिबान की कदर करना भूल जाते हैं जिसने हमें चलना सिखाया। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि माँ की खिदमत सिर्फ़ एक इखलाक़ी फ़रीज़ा नहीं है बल्कि हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत है। और सुनो टीवी प्रोडक्शन ने एक कलाम की शक्ल में माँ की अजीम हस्ती को खैराज तहसीन पेश किया है, जिसे लिखा है सजाद साहब ने। तो देर किस बात की, आइए सुनते हैं। तैनू रब ने बनाया नी मां, किड़ी रूह दे नाल सजाया नी मां। चली जावे ना तेरी जुदाई नी मां, जद विछड़े तां देवे दुहाई नी मां। तेरा प्यार है कुल सच्चाई नी मां। झूठी करे ना जग विखाई नी मां। फिर बच्चियां नू सीने लाई नी मां। खून जिगर दी करे भलाई नी मां। कि मैं सिफ्त करां बयान नी मां। रब कीती है आप पहचान नी मां। विखे मंगता किन खूबसूरत लफ्ज़ों में माँ की मोहब्बत को इस कलाम के अंदर पिरोया गया है अगर आप देखें तो जनाब। और एक एक लफ्ज़ जो है वो ममता की इस खुशबू में बसा हुआ है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। और शायर ने तो बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहा है कि तेरा प्यार है कुल सच्चाई नी मां। वाह वाह। यानी इस मतलब परस्त दुनिया में अगर कोई रिश्ता बगैर किसी गर्ज के आपके साथ खड़ा है तो वो सिर्फ माँ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और माँ के अलावा तो लगता है कि जैसे कोई जहान में कोई चीज़ ही नहीं है। इतनी खूबसूरत अल्लाह ने हमें माँ की सूरत में एक नेमत दी है जिसकी हमें बहुत कदर करने की ज़रूरत है। और इस कलाम में मौजूद जो दर्द है वो हर उस शख्स के दिल की आवाज़ है जहाँ माँ की कदर होती है और जो कदर जानता है। और ख़ास तौर पर वो बात कि जब मुसीबत आती है तो माँ अपनी जान बीच में ले आती है और हर तकलीफ़ सह लेती है। और ये हकीकत हमें ये याद दिलाती है कि हमारे जो सरों पर जी मौजूद है माँ, वो कितना बड़ा साया, कितनी बड़ी कीमती चीज़ है। और रब के शाहकार और ममता के लाजवाल जज्बे को एक बार फिर जी हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। बिल्कुल जी। और प्रोग्राम वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन, तिब्बी माहिरीन मैदे को तमाम बीमारियों की जड़ करार देते हैं, लेकिन आजकल हमारा तर्ज ज़िंदगी ऐसा हो चुका है कि गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी को हमने एक मामूल की तकलीफ़ समझ लिया है और उसके साथ ही जनाब जीना सीख भी लिया है। हकीकत यह है कि इन अलामात को नज़रअंदाज करना फ्यूचर में जाकर आपके लिए अल्सर और मैदे के कैंसर जैसी बड़ी पेचीदगियों का पेशखैमा साबित हो सकता है। लिहाजा ये समझना ज़रूरी है कि हमारी कौन सी ग़िज़ाएँ और आदात इस निज़ाम को तबाह कर रही हैं।
और सच तो ये है नाज़रीन कि हम वक्ती आराम के लिए अद्वियात का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते भी हैं, क्योंकि कोई बड़ा मसला हो सकता है। ज़हनी तनाव और ख़ुराक के गलत इंतखाब पर हम गौर ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैदे की बीमारियां जो हैं अब नौजवानों में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। और आज हम इसी मौजू पर बात भी करेंगे कि कैसे कुदरती तरीक़ों और एहतियात से मैदे को सेहतमंद बनाया जा सकता है। तो गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हकीम साहब। आजकल हम देखते हैं 20 साल की उम्र में ही जो नौजवान हैं वो मैदे की शिकायत लेकर बैठे होते हैं, और अक्सर व बेशतर प्रॉब्लम यही है कि जंक फूड खा रहे हैं, ऐसी खुराक खा रहे हैं और बाद में कुछ एक मेडिसिन खा के सोचते हैं कि ये ठीक हो जाए। तो कैसे इस मसले का हल निकाल सकते हैं हम कुदरती तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी आपने मेरा ये ना जो टॉपिक रखा है आजकल के, बिल्कुल ये ऐन वक्त की ज़रूरत है कि लोग बड़ी जल्दी बूढ़ा हो रहे हैं और स्टमक जो है ये तो 15-20 साल की उम्र में ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसकी बुनियादी वजूहात जो है उसमें सबसे पहले फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, इसके साथ साथ नींद पूरी नहीं हो पा रही, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ये भी स्टमक के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, और नींद का ताल्लुक़ स्टमक के साथ बहुत गहरा है। उसके बाद मुशक्क़त वाले काम नहीं है, ज़्यादातर लोग बैठने वाला काम करते हैं। मैं समझता हूँ जो लोग, आप अपने करीब भी देखें, जो लोग वर्किंग वाला काम, मशक्क़त वाला काम करते हैं, उनकी लाइफ भी ज़्यादा लंबी होती है और वो फिट भी ज़्यादा देर तक रहते हैं। जो लोग बैठे रहते हैं खा के, वो फिट नहीं रहते। तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमें अपनी ग़िज़ा के अंदर तब्दीली लानी है। फिर इसके साथ एक और बड़ी गलती करते हैं हम, आपने अक्सर देखा होगा जहाँ भी मेहमान जाएँ तो वहाँ पे फ़ौर कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अब आप यहाँ अभी आपने कुछ खाया, घर से 1 घंटे बाद, हाँ 1 घंटे बाद आप कहीं गए तो खा लें, फिर 1-2 घंटे बाद गए तो फिर खा लिया। यहाँ पे स्टमक जो है, इसी तरह इसको समझ लें कि आपको कोई काम कहा जाए कि ये पानी ला दिए, अभी वो पानी आप लाए नहीं, आपको कहें ये भी ले आए, ये भी ले आए। एक वक्त में हम स्टमक से इतने काम लेते हैं तो वो एक भी अच्छे तरीके से कर नहीं पाता। तो जब भी खाना खा लें तो खाने को डाइजेस्ट होने दें। जब तक आपको अच्छी तरह और भूख ना लगे उतनी देर तक खाना ना खाया जाए। और यहाँ पे अगर हम हदीस के ऊपर अमल करें तो हदीस में तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है कि मैदे के 3 हिस्से कर लिए जाएं, एक हिस्सा खाना खाया जाए, एक हिस्सा पानी पिया जाए और एक हिस्सा खाली छोड़ दिया जाए। अगर यहाँ पे देखें तो खाली क्यों छोड़ दिया जाए कि उससे वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद कुरान क्या कहता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो। यानी कि कुरान हमारी रहनुमाई कर रहा है, खाओ भी पियो भी, लेकिन उतना जितना आप डाइजेस्ट कर सको, फिर आप फिट रहोगे। अब आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो उससे क्या होता है, अक्सर आपने देखा है बहुत सारे दुनिया में ज़्यादा लोग वो हैं जो खाना ज़्यादा खाने की वजह से मरते हैं, भूख की वजह से कम मरते हैं। और खाना जो है ज़्यादा खाना इंसान की मौत है। पेटू अपनी कब्र जो है अपने दांतों से खोदता है। ठीक है, तो अब हम खाना क्या खाते हैं, अक्सर असल तो जुमला है कि जिंदा रहने के लिए खाना खाया जाए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, खाने के लिए जिंदा रहा जा रहा है। अच्छा हकीम साहब, अक्सर हम देखते हैं कि पेट फूल भी जाता है, लोग पानी शायद गलत टाइम पे पी रहे होते हैं, पता नहीं क्या होता है, गुब्बारे की तरह पेट फूला हुआ है, बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, ये क्या प्रॉब्लम? ये ब्लॉटिंग होती है या ये आपकी फैट है, पेट निकला हुआ, आप उसे ब्लॉटिंग कह के कवर कर रहे होते हैं, ये भी जरा बता दें। खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा, ठीक है, अब हम खाना जब खाते हैं एक तो अच्छी ग़िज़ा नहीं लेते, ठीक है, फिर डाइजेस्ट नहीं होने देते, फिर खाना खाते ही पानी पी लेते हैं। खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब थोड़ी देर पहले पी लेंगे, आधा घंटा ठहर के पी लेंगे, ये सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती क्या है, अक्सर औकात हम रात को खाना खाते ही लेट जाते हैं। अब खाना खा के थोड़ी सी चहलकदमी ज़रूरी है, जैसे हदीस में भी है कि खाना खा के थोड़ी सी चहलकदमी, ख़ुसूसन रात का खाना, यहाँ पे खाना खाने के बाद चहलकदमी की जाए तो इंसान को कभी ये ब्लोटिंग वाला मसला नहीं होगा। फिर खाना अच्छा खाया जाए, बासी ग़िज़ा ना खाई जाए, और ज़्यादा ऐसे खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिया जाए, तो फिर भी आप बच सकते हैं पेट के फारे से। तो इसके लिए कोई नुस्खा भी बता देना। इसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है, अगर ऐसा मसला हो तो उसके लिए हमारे पास बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। 3 चीज़ें सिर्फ मैं आपको जिक्र करूंगा, जिसमें अजवाइन, ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ है सौंफ, और तीसरी चीज़ है काली मिर्च। अब इसमें आपने 50 ग्राम अजवाइन ले लें, 50 ग्राम सौंफ ले लें, और इसमें 20 ग्राम काली मिर्च ले लें, और अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता तो फिर ये 30 ग्राम काला नमक डाल लें।
तो ये आपका इतना ज़बरदस्त नुस्खा तैयार हो गया है। चम्मच का चौथाई हिस्सा खाना खाने से तकरीबन खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल किया जाए तो आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, गैस नहीं रहेगी, तेज़ाबियत का इशू नहीं होगा, बहुत सारे मसाइल का हल है। वैसे तो आम रूटीन में सिर्फ और सिर्फ ये सादा नुस्खा 2 चीज़ें, अगर खाना खाने के बाद 2 चुटकी अजवाइन और 3 काली मिर्च चबा ली जाए तो स्टमक का इशू तो होगा ही नहीं। खास करके आपका पेट जितना मर्जी फूला हुआ, गैस का इखराज नहीं हो रहा, और जैसे ना हवा भर जाती है, तो ये फौरी तौर पे काम करता है, इससे तबीयत ठीक रहती है। राइट, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, जदीद साइंस अब ये मान रही है कि टेंशन आपको हो, कोई परेशानी हो तो आपके पेट में कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। हिकमत का इस बारे में क्या नज़रिया है? क्या ज़हनी सुकून के बगैर मैदा ठीक नहीं हो सकता? ये बात ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है। जब इंसान फिक्र में होता है, टेंशन परेशानी होती है, तो सफरा बढ़ता है, ठीक है, बाइल बढ़ता है, इससे गर्मी बढ़ती है। अब जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसे IBS कहा जाता है, आजकल सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है आंतों में इन्फेक्शन और IBS क्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये है क्या? ये यही होता है कि जैसे ही बंदे को थोड़ी परेशानी लगा, कोई पेट में दर्द शुरू हो जाती है, तो इसमें भी आंतें जो है इन्फेक्शन में आ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है। अगर आपके घर में हल्दी हो तो हल्दी दूध में मिला के इस्तेमाल कर ली जाए, या हल्दी का कैप्सूल भर के इस्तेमाल कर लिया जाए, बड़ा कमाल का रिजल्ट है। अगर इसको साफ स्टमक के लिए भी साथ ऐड करना चाहे तो 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम उसमें सौंफ और 50 ग्राम मुलट्ठी, सारी चीज़ों का पाउडर करके अगर चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल किया जाए तो आपको ये जो ज़हनी टेंशन वाला मसला है ये भी, क्योंकि आंतों की इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी, स्टमक ठीक हो जाएगा, और साथ दिमाग के लिए बड़ा सादा सा कुलिया है। आप जब भी सजदा करें तो ज़्यादा देर तक सजदे में रहें तो आपका दिमाग ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि इंसान को जो टेंशन परेशानी आती है ना, अब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो उसमें देखे कि इंसान के ऊपर वक़्त बदलता है। तिलकल अय्यामुन उदाविलुहा, दिन बदल बदल के आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। इसी तरह कुरान कहता है इन्ना माल उसरी युसरा, तंगियों के बाद आसानियाँ हैं। तो अक्सर औकात हम अपनी ख्वाहिशात को आगे रख के बीमार हो रहे होते हैं। तो गैस के लिए यहाँ बेहतरीन नुस्खा ये इस्तेमाल किया जाए तो इससे इस मसले से बचा जा सकता है। अच्छा हकीम साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाते साथ ही ना बहुत बुरे बुरे बर्प आते हैं। अक्सर बैठे आप बुरा भी फील कर रहे होते हैं, कोई टेबल से आवाज़ें, रेस्टोरेंट में बैठे हों, तो इसका क्या हल है? बड़े लोग इसका बिल्कुल ऐसे ही, और ये जब इंसान के स्टमक के अंदर बरूदत, ठंडक पैदा हो जाती है, तब क्योंकि खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, तो फिर उससे ये मसला बनता है। उसके लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है, ये ज़ीरा हर घर में होता है, ये ज़ीरा, और उसके बाद ये 4 चीज़ें हैं। सिर्फ ज़ीरा लें 50 ग्राम, ठीक है, और 50 ग्राम ही ले लें ये काली मिर्च, ठीक, और उसके बाद 50 ग्राम ही अजवाइन और 50 ग्राम ही काला नमक। अगर इसमें 50 ग्राम ये सौंफ भी ऐड कर ली जाए तो बेहतरीन नुस्खा है। अगर आधा चम्मच छोटा वाला ताज़ा पानी के साथ खाया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट है। उसके बाद जवारिश कमूनी ये आम बड़ी कंपनी की मिल जाती है, अगर वो इस्तेमाल की जाए आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद तो फौरी तौर पे रिजल्ट मिल जाता है। और यही नुस्खा गैस के लिए भी है? नहीं, उसमें थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आती है। ये गैस के लिए भी बेहतरीन अच्छा काम करता है, उसमें वजन का थोड़ा सा फर्क है। हकीम साहब, गुड़ के बारे में कहा जाता है कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा अगर आप गुड़ खा लें तो सारा कुछ आपको हजम हो जाता है। इसके भी कुछ और फवाइद भी हमें बताएं, कि हमें तो एक ही पता है। अच्छा, इसमें गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो आप देखिए, अभी भी मजदूर तबका, पहले तो लोग जो फसलों में गंदम काटते थे तो उस वक्त बाद में गुड़ ज़रूर खाते थे। आज भी बुजुर्ग जितने भी हैं खाना खाने के बाद गुड़ ज़रूर खाते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है। उसके बाद जो ऐसे लोग जो बाहर काम करते हैं मजदूरी का, जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इसको खाते हैं, इससे बलगम रेशा सारा जो है वो निकल जाता है। बलगम रेशे का ये इलाज है। उसके अलावा ये खांसी नहीं होने देता। बलगम रेशे के लिए बेहतरीन चीज़ है, खांसी नहीं होने देता। फिर उसके बाद इसका बेहतरीन फ़ायदा, अगर आपके जिस्म में दर्द हो रही है तो सिर्फ आप गुड़ जो है पानी में उबाल के पी लें तो इससे दर्द आपकी कम हो जाती है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म है। उसके बाद लहसुन भी रखा हुआ है। हाँ जी, अगर लहसुन जो है इसका कहवा बना के तो उसमें गुड़ डाल के इस्तेमाल किया जाए तो ये भी गैस का बेहतरीन इलाज है। साथ ही साथ खांसी का बेहतरीन इलाज लहसुन और गुड़।
अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ये देखा होगा, देसी घी और गुड़। ऐसे बच्चे जिनका जिस्म फरवा नहीं होता, मोटे नहीं होते, आए दिन गला ख़राब रहता है, खाना अच्छे तरीके से हजम नहीं होता, पेट फूला रहता है, बच्चे रोते ही रहते हैं हर टाइम, क्योंकि उनका पेट गैस होती है, गैस खारिज नहीं होती, बच्चे रोते हैं। तो उसके लिए बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आपने 50 ग्राम गुड़ ले लें, ठीक है, उतना ही ये देसी घी और उतना ही गुड़ ले लें। दोनों चीज़ें लेके इसको आप फ्राई पैन में गरम करें। गरम करने के बाद आप ऊपर से जो देसी घी है वो उतार लें, गुड़ साइड पे कर दें। गुड़ का आप सूजी का हलवा बना के खा लें या किसी इस्तेमाल में ले आएं। लेकिन जो देसी घी ऊपर से उतारा है वो दवाई है। अब उसको इस्तेमाल करने का तरीका है, बच्चा हो बड़ा हो, जब ये दवाई खानी है 1 चम्मच इसकी डोज है सुबह शाम, लेकिन जब ये खानी है आधा घंटा पहले और बाद में बच्चे को फीड ना करवाया जाए। अगर बड़ा है तो उसे खाने के लिए कुछ ना दिया जाए, तो ये क्या करेगा, गैस का इखराज भी करेगा और साथ ही साथ जिस्म को फरबा भी करेगा। कॉन्स्टिपेशन का भी बेहतरीन इलाज, जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिस्म नहीं फरबा हो रहा, उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का, और बहुत ही ज़बरदस्त हकीम साहब ने नुस्खे जो हैं वो बताए कि जितने भी आपके मसाइल हैं, और जनाब अभी के लिए इतना ही काफ़ी हैं, आप इन पर अमल करें। और कोई और मसला अगर कोई रह गया जो एड्रेस होने वाला है तो जनाब वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसका भी यकीन साहब से इलाज पूछेंगे, और आप जो यूज़ करेंगे नुस्खे उसका आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि भाई ये नुस्खा जी बहुत मैजिकल निकला और हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो फिर हम हकीम साहब से जो भी आप फील करें इसके बारे में, जो भी फील करें। वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, आमद है, और ऐसा महीना बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरतों का महीना है। वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो महीना जिसमें शब कदर जैसी अजीम रात अता हुई, और वो महीना जिसमें हर मोमिन के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या हम रमज़ान को सिर्फ भूख और प्यास तक ही महदूद समझते हैं, या हम इसकी असल रूह, इसकी हकीकत और इसके मकसद को भी जानते हैं? आज के खुसूसी सेगमेंट में हम बात करेंगे रमज़ान की फजीलत, रोज़े की हकीकत और रोज़ा छोड़ने वाले अहकामात हैं, फिदिया का तरीका क्या है, और रमज़ान की तैयारी कैसे की जाए। हम सिर्फ रमज़ान की बात नहीं करेंगे बल्कि रमज़ान को हकीकी मानों में समझने की कोशिश भी करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इस्लामी स्कॉलर कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कारी साहब, लोग तो आम यही समझते हैं कि शायद भूखे प्यासे हमने रह लिया तो हमने अपने रब को राज़ी कर लिया। असल में जो रमज़ान है ये हमें क्या सिखाने के लिए आता है, क्या दर्स देता है कि हमने बाकी के जो 11 महीने हैं उसमें वो सबक हासिल करके उसको इम्प्लीमेंट करना है रमज़ान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात की जाए रमज़ान और रमज़ान के रोज़ों की, तो देखिए रमज़ान मुबारक इंसान को अल्लाह का हकीकी बंदा बनाने की बहुत बड़ी ट्रेनिंग है और बहुत बड़ी तरबियत है कि उसका ताल्लुक़ बिल्लाह दुरुस्त हो जाए, उसका तज़किया नफ्स हो जाए, और उसका तक़र्रुब इल्लाह और उसका खालिक से और मखलूक से ताल्लुक़ अदल व इंसाफ की बुनियाद पे आ जाए। यहाँ ये बात भी याद रखें कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को, हराम चीज़ों से छोड़ने का नाम सिर्फ नहीं है, हुसूल तकवा का वो म्यार हासिल करना जिस म्यार पे रसूल कायनात उम्मत को खड़ा करना चाहते थे। उसमें अपनी आपकी आँख का भी रोज़ा है, आपकी सोच का भी रोज़ा है, आपके कानों का भी रोज़ा है, आपकी ज़बान का भी रोज़ा है, आपके हाथ पाँव का और पूरे वजूद का रोज़ा है। बिल्कुल ठीक। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बी, जो आदमी झूठ नहीं छोड़ता, झूठी बात और उस तरह की लगवियात को नहीं छोड़ता, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे और रोज़ा रख के बैठा रहे। इसी तरह एक हदीस में आता है, रुब्बा साइमिन, कितने रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको सिवाय भूख प्यास के कुछ नहीं मिलता, और रुब्बा कायमिन, कितने ही क्याम करने वाले ऐसे हैं कि जिनको सिवाय क्याम के कुछ नहीं मिलता, थकावट के। अब देखें कि रोज़े में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो नफर रोज़े के मुतल्लिक़ है, रसूल कायनात ने फरमाया, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाही, जो आदमी एक दिन का नफली रोज़ा अल्लाह के रास्ते में रख ले, नफली रोज़ा, तो बाद अल्लाहु वजहू, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। एक है कि फर्जी रोज़ा क्या है, एक है कि सुन्नत नफली रोज़े क्या है। तो बात अगर फ़र्दी रोज़ों की जाए तो फ़र्दी रोज़े रमज़ान मुबारक के महीने के हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे जो कज़ा आपने रमज़ान के रोज़ों की कज़ाई देनी है, बाद ख़वातीन ऐसे हैं, बाद मर्द हज़रात ऐसे हैं कि जो
रोदे नहीं रख सकते, उनके लिए कजाई है, वो भी लाजम है। तीसरे नंबर पे वो रोदे हैं जो बंदा अपने ऊपर खुद फर्द करता है, मसलन ये मेरा अल्लाह काम कर दे, मैं रोदा अल्लाह के रास्ते में रखूंगा, नदर का रोदा है। इसी तरह कुछ कफारात के रोदे हैं, मसलन आपने कसम उठाई, कसम झूठी हो गई या कसम तोड़ रहे हैं तो उसका कफारा ज़िहार का कफारा है। फिर इस तरह आप देखें कि कुछ मुस्तहब रोदे और नफली रोदों में पूरा साल ही तरबियत चलती रहती। शवाल के 6 रोदे हैं, जुल्हज्जा के रोदे हैं, मुहर्रम के रोदे हैं, शबान के रोदे हैं, सोमवार और जुमेरात का रोदा है, एक दिन छोड़ के एक दिन का रोदा है, और इसी तरह जो ना यौम अरफा करो। आप इस एतबार से उदैर भाई देखें तो रोज़ा सिर्फ रमज़ान मुबारक में नहीं बल्कि रसूल कायनात के मुतल्लक आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप शबान पूरा महीना ही रोज़े रखते थे। और रोज़े की अहमियत में कुरान करीम का इतना ही काफ़ी है ये फरमान कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान कुरान का महीना है, रमज़ान तज़किये का महीना है, रमज़ान तकवे का महीना है, रमज़ान अदलो इंसाफ के आला पैमाने पे जाने का महीना है। यही फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसकी अगर बात की जाए कुछ शराइत की भी तो मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज है, आकिल आदमी पर रोज़ा फ़र्ज है, बालिग आदमी पर रोज़ा फ़र्ज है, यानी जो बालिग नहीं है उस पर रोज़े फ़र्ज नहीं है, जो इसी तरह मुकीम है मुसाफिर नहीं है उस पर रोज़ा फ़र्ज है, मुसाफिर है तो लाजमी बात है वो फिदिया देगा। फिर इसी तरह सेहतमंद है उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज है। फिर इसी तरह ख़वातीन को भी इसमें ऐड किया जाए तो वो पकीज़गी की हालत में तो उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज है। अगर वो गैर पकीज़ा हालत में है, मुकीम मुसाफिर हालत में है और सेहत वाला बीमार हालत में है तो वो उसके लिए 2 किस्म की ऑप्शन है। अगर तो वो मसलन मुसाफिर है या सेहत में बीमार है तो वो अगर उसी महीने में रोज़ों को अदा करने की कोशिश करे तो रोज़े ठीक है। बस सूरत दीगर उसके लिए रुखसत है कि वो शवाल के महीने में या किसी और जगह जहाँ दिन छोटे आए या इसी तरीके से जो तरतीब उसकी सेहत की बने वो दे दे। अगर उसकी बीमारी लंबी है और उसको उम्मीद नहीं है कि मैं अब सेहतमंद हूँगा, उस वक्त बंदे को फिदिया देना चाहिए। हमारे यहाँ ये कि कोई आदमी 5 दिन के लिए बीमार हुआ तो वो भी फिदिया दे रहा है। कारी साहब इस तरह भी होता है कि बड़े मिसकंसेप्शन भी हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैं रोज़े नहीं रख रहा, मेरी जगह कोई और रख लेगा, मैं उसको रखवा देता हूँ, लेकिन ना मैं समटाइम्स लोग जानबूझकर भी छोड़ देते हैं और कहते हैं मैंने इतने लोगों को रखवा दिया या मेरी जगह ये रोज़े रख रहा है। इस तरह देखें इबादत बंदे की अपनी है। मैंने आपको बताया कि वो आदमी रोज़े किसी को रुकवा सकता है जिसकी सेहत की आइंदा उम्मीद खत्म हो गई है सही। और वो उम्र के इस हिस्से में चला गया है और बीमारी की इस शक्ल में चला गया है कि अब उसका बीमारी से वापस आना मुमकिन नहीं है और उम्र के इस हिस्से में जहाँ उसकी जवानी की तरफ वापस आना मुमकिन नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो आदमी बीमार या इस तरह का है कि वो रमज़ान में बीमार है, शवाल में बीमार है, जुल्हज्जा में बीमार है, जुल्कादा जुल्हज्जा में बीमार है, वो मुहर्रम, वो किसी महीने में रमज़ान से पहले सेहतमंद होता है जी तो वो अपने रोज़ों के। कारी साहब ये कफ़ारा और कज़ा में क्या फ़र्क है रोज़े? देखें जो कज़ा के रोज़े हैं ना तो वो तो यही है कि रमज़ान के छूटे हुए रोज़े हैं, ठीक है, और कफ़ारे के रोज़े वो हैं जो आपने कसम उठाई, कसम का आप कफ़ारा देना चाह रहे हैं कि कसम पूरी नहीं कर रहे और कफ़ारा दे रहे हैं। इसी तरह ज़िहार के रोज़े हैं, किसी ने अपनी बीवी को माँ कह दिया तो अब उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। इसी तरह जो ना वो दीगर चीज़ों के जो कफ़ारात के रोज़े आते हैं तो वो उन चीज़ों को कफ़ारात के रोज़े और कज़ा के रोज़े जो ना वो बुनियादी फ़र्क है। बिल्कुल ठीक। रही बात यह कि देखें रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा जिस काम का एहतमाम करना चाहिए वो कुरान मजीद की तिलावत है और साथ सियाम रमज़ान और क़याम रमज़ान, ये 2 बड़े प्रोग्राम है। सियाम रमज़ान दिन का है प्रोग्राम और क़याम रमज़ान रात का प्रोग्राम है। तो गोया के हदीस में आता है मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो आदमी एक रोज़ा रखता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। और एक हदीस में आता है सियाम जुन्ना, रोज़ा बंदे के लिए ढाल बन जाता है। और एक हदीस में आता है नबी कायनात ने फरमाया अस्सौम ली, अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए वाना अजदी भी, मैं उसकी जज़ा देता हूँ। और एक हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोज़ेदारों के लिए जन्नत में बाबुर रियान के नाम पर एक लहदा दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से उनको आवाज़ दी जाएगी और वहाँ से वो गुजरेंगे। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में एक आता है
मन काम रमदान ईमान वातिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, और इसी तरह मन काम लैलतुल क़द्री गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो दिन का रोज़ा रखता है उसके भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जो रात का क़याम करता है उसके भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो कुरान की तिलावत और साथ रमज़ान का रोज़ा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जो बहुत अहम है कि आप इत्तकुन नार वलौ बिशिक्की तमरा, एक खजूर की गुठली लेकर उससे आप जहन्नम की आग से बचें। मतलब क्या है, कोई आदमी कितना भी गरीब हो वो 1 किलो 2 किलो 5 किलो खजूरों का एहतमाम करे, और खजूरों का एहतमाम करके रोजाना की बुनियाद पे 5-10 खजूरों का से रोजा इफ्तार करवा दे। लाजमी नहीं कि आप बड़े बड़े दस्तरखान लगाएं, आप 1-2 खजूरें ले लें। इसी तरह एक उज़ैर भाई बहुत बड़ा, जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं या वालिदैन हयात हैं, वो अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए रमज़ान मुबारक में 5 कुरान मजीद लाजमी मस्जिद में रखवाएं। मस्जिद में कुरान रखवाएंगे। देखें, मस्जिद में कुरान रखवाने का मतलब यह है कि एक आदमी एक देग इस वक्त तकरीबन 16 से 20 हज़ार की बन रही है, लेकिन एक कुरान तकरीबन 300 से 500 रुपए का आ जाता है। आप 2000 में अपने माँ बाप को इतना बड़ा तोहफा रमज़ान में देंगे कि वो ना खत्म होने वाला। बिल्कुल, वो आप दें भी और खुद भी साथ आप पढ़ के उन्हें बख्शें भी, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बहुत शुक्रिया कारी साहब। हम आखिर में ये मैसेज देते हैं कि जनाब अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे ये कि हम जो रमज़ान आ रहा है हम इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें, बल्कि हम इसकी रहमतों बरकतों से पूरी तरह से मुस्तफ़ीद भी हो सकें और अमली तौर पर भी अपने अंदर ज़िंदगी में सारी चीज़ें जो हैं वो इस्लाह के तौर पर लेकर आएँ, ताकि बाकी जितने महीने हैं उसमें भी इबादत बहुत ज़रूरी हैं, इखलाकियात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, हर तरह से अच्छे अमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी मैसेज के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।